नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ रिजल्ट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से उपस्थित है 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर, जो आगामी परीक्षा में अपने लिए बहुत मददगार साबित होगा, है ना। तो जैसा आप लोगों को पता है कि रेलवे की तरफ से हम लोग को नोटिस आ चुका है एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए और एनटीपीसी के CBT-1 के लिए जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में। हम लोग जानते हैं कि एनटीपीसी CBT-1 का रिजल्ट कब आ रहा है। तो ये आ रहा है आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में, और मई में इसका एग्जाम शुरू हो जाएगा, जबकि जुलाई में ग्रुप डी का एग्जाम ले लेगा, है ना। तो अब हम लोगों को जमकर मेहनत करना होगा। और बात रही कि आखिर रिजल्ट आएगा कैसे ग्रुप डी में रिजल्ट आएगा कैसे। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे ये हो जाता है कि आपको सबसे ज़्यादा क्या करना होगा, मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, है ना। क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज़ है कि यदि आप क्वेश्चन बना लिए और आपको उसका पैटर्न पता है, क्वेश्चन बन गया, तो आंसर जो आएगा वो सही ही आएगा। जब यदि आपसे नहीं बनने वाला होगा तो वो नहीं ही बनेगा, है ना। लेकिन अगर जीके जीएस है, रीजनिंग है, ये सब अगर तुक्का मारते हैं तो ये तो गलत होना एकदम तय है। सही बात। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि पी और क्यू की आयु यानी पी की आयु क्यू की दोगुनी है, पी की आयु क्यू की दोगुनी है, यानी पी की आयु जो है क्यू की दोगुनी है। कह रहा है कि 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना है, 70। 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 है। ये हम सोच सकते हैं यहाँ पर कि जब 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 है तो अभी कितना रहा होगा। ये तो वर्तमान का रेशियो दिया ना, ये रेशियो कब का है, वर्तमान का है। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कि ये 70 साल कब है, 5 साल बाद, यानी दोनों का 5 साल जुड़ा होगा। यदि मेरा और किसी और का आयु दोनों को जोड़ के 5 साल बाद 70 है तो अभी कितना रहा होगा। तो मेरे में भी 5 साल घट जाएगा और उसमें भी 5 साल घट जाएगा, है ना। तो अभी दोनों में से दोनों का जब 2 का बात होगा तो 10 साल घटेगा कुल मिला के। तो उस समय क्या कह रहा है कि 5 साल बाद 70 है, तो 70 है तो अभी कितना होगा, तो 10 घट जाएगा तो 60 हो जाएगा, है ना। तो जब 60 हो जाएगा तो ये 60 क्या आ गया, हमारा वर्तमान आयु का योग हो गया। तो 2:1:3 बराबर 60। तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, 20। जब अनुपात 1 बराबर 20 हो गया तो अनुपात 2 कितना किसका है, पी का, और अनुपात 1 किसका है, क्यू का है। तो पी का कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, और इसका उम्र कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20। अभी वर्तमान में पूछ कर रहा है हमसे, कह रहा है तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, 40 20 60 वर्ष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 40 + 20 बराबर कितना, 60। दोनों का वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक गोला और लंब वृत्तीय बेलन का आयतन बराबर है। एक गोला और लंब वृत्तीय बेलन का आयतन बराबर है। गोला मतलब 3 डायमेंशनल गोला, और इसका बेलन का क्या है, इसका आयतन क्या है, बराबर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है हमसे, यदि उनकी त्रिज्या भी समान है, यानी इसका भी त्रिज्या कितना है, समान है, और इसका भी त्रिज्या कितना है, समान है। तो मान लीजिए कि इसका त्रिज्या 8 है, इसका भी त्रिज्या 8, दोनों को समान रहने देते हैं। और तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। देखिए, गोले का हम लोग जानते हैं, गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। और कह रहा है आगे क्वेश्चन, और लंब वृत्तीय बेलन, तो उसका आयतन कितना होता है, तो πr²h। ठीक है, कह रहा है दोनों बराबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, एक गोले और एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन बराबर है। आयतन ये किसका, गोले का, और ये आयतन किसका, बेलन का। दोनों क्या है, बराबर है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r² से इसमें एक r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा क्या, तो 4r बराबर 3h हो जाएगा। 4r बराबर 3h। जब 4r बराबर 3h तो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे यदि त्रिज्या का और ऊंचाई का, तो त्रिज्या अनुपात ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ये 3 नीचे और यहाँ 4, यानी 3:4। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समांतर श्रेणी 142 148 क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि समांतर श्रेणी का एक श्रेणी दिया हुआ है, 142 प्रथम पद है, 142 148 154, और ऐसे करते करते 12वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है
Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, जहाँ a क्या होता है, a होता है हमारा प्रथम पद, n क्या होता है जितना पद निकाला है वो, और d क्या होता है सार्व अंतर, यानी दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर। दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, या 6 है। a कितना है 42, यानी कि पहली संख्या है ना, और d कितना है 6 है, और n कितना है 12। यहाँ पर रख देते हैं 142 प्लस n 12 है तो 12 में से एक जाएगा तो 11 और गुने 6, 142 प्लस 11 छक 66, आ जाएगा कितना 6 2 8, 6 4 10 और 1 1 2, तो 12वां पद क्या निकल जाएगा हमारा 208। ऑप्शन नंबर सी आपका 208 12वां पद निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये क्वेश्चन बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, है ना, तो यहाँ फॉर्मूला में बैठाना था। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, तो हम यहाँ से क्या निकाले 12वां टर्म निकाले, है ना। 12वां टर्म क्या निकला, a था कितना 142 और n कितना है 12, तो 12 में से एक जाएगा तो 11, और सार अंतर कितना है 6, 11 छक 66, 142 208। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 117 गेंदें ए बी और सी के बीच 2:4:7 के अनुपात में बांटी गई। एक 117 गेंद था टोटल कितना था 117, बांटा गया किसके बीच, तो ए बी और सी के बीच 2:4:7 के अनुपात में बांटा गया, है ना। तो कुल मिलाकर कितना गेंद है 117, और अनुपात का योग कितना है, तो 7 4 11 और 2 13, अनुपात 13 बराबर 117, अनुपात एक बराबर क्या हो जाएगा 13 9 117 यानी 9, अनुपात 1 बराबर 9। अब हमसे पूछ रहा है कि सी की तुलना में ए को कितना गेंद प्राप्त हुआ, ए को पहले कितना गेंद प्राप्त हुआ, जब अनुपात 1 बराबर 9 है तो 2 बराबर कितना होगा 9 2 18, और सी को कितना प्राप्त होगा 9 7 63, तो सी को ए की क्या कह रहा है, सी की तुलना में ए को कितना गेंद प्राप्त हुआ, तो ए को कितना गेंद प्राप्त हुआ, इसका अंतर कितना है 13 में चढ़ जाएगा तो 5, ये बचा 5 में से जाएगा तो 4, यानी सी की तुलना में ए को 45 कम प्राप्त हुआ। 45 कितना प्राप्त हुआ, 45 कम प्राप्त हुआ, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि सी की तुलना में ए को कितना कम प्राप्त हुआ, 45 कम प्राप्त हुआ। ठीक है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 8 से विभाजित होने वाली किसी संख्या के अंतिम डैश अंकों को 8 से विभाजित होना चाहिए। 8 से विभाजित होने वाली किसी भी संख्या के अंतिम डैश अंकों को 8 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा क्या है कि ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे किसी भी संख्या के यदि लास्ट वाला अंक यदि 2 से कट रहा है तो ये 2 से विभाजित होगा, यदि लास्ट वाला एक अंक 2 से कट रहा है तो वो 2 से विभाजित होगा, यदि लास्ट वाला 2 अंक यदि 4 से कट रहा है तो वो 4 से विभाजित होगा, यदि लास्ट वाला 3 अंक 8 से कट रहा है तो वो 8 से विभाजित होगा। जैसे 1 2 5 6 7 2, इसमें यदि लास्ट वाला एक अंक 2 से विभाजित है तो ये टोटल संख्या जो होगा 2 से विभाजित होगा, है ना। उसी प्रकार से मान लीजिए 12 56 16, ये लास्ट वाला यदि दो संख्या 4 से विभाजित है तो ये टोटल संख्या क्या होगा 4 से विभाजित होगा। वैसे ही 1 5 7 9 1 8 और हो जाएगा आपका 4, ये यदि तीन संख्या लास्ट वाला तीन संख्या यदि 8 से विभाजित है तो टोटल संख्या क्या होगा 8 से विभाजित होगा। ये तीन संख्या लास्ट वाला जाए ये क्या 8 से विभाजित है, 8 विभाजित करेंगे तो 8 दूना 16 बचेगा 2 2 पर 4 24 8 3 24, यानी ये 3 से विभाजित है तो टोटल संख्या क्या होगा 3 से विभाजित 8 से विभाजित होगा। कैसे, इसको हम करके देखते हैं। 8 से काटेंगे क्या होगा 8 1 8 बचेगा इसमें 7 7 पर 7 77, 8 9 72, 2 बचा 2 पर 9 29, 8 3 24, 5 5 पर 1 51 और 8 8 6 48 बचा 3 3 पर 8 38, तो 38 कितना हो गया 8 चौका 32, 6 बचा 6 पर 4 64, 88 64 टोटल कट गया इतना बार में। इसका मतलब क्या है कि यदि अंतिम एक संख्या 2 से विभाजित है तो 2 से विभाजित होगा कुल संख्या, यदि अंतिम दो संख्या 4 से विभाजित है तो टोटल संख्या 4 से विभाजित होगा, और वैसे ही यदि अंतिम तीन संख्या 8 से विभाजित है तो क्या होगा 8 से टोटल संख्या विभाजित होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यदि 8 से विभाजित होने वाले किसी संख्या के अंतिम डैश अंकों को 8 से विभाजित होना चाहिए, मतलब अंतिम तीन अंकों को 8 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास p का अर्थ गुना है यानी मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह, t का अर्थ माइनस है, m का अर्थ प्लस और b का अर्थ भागा है यानी डिवाइड है। तो दिए हुए आगे हमारे पास उसका मान निकालना है। तो देखिए p का क्या है
गुना है टी माइनस एम प्लस, और बी क्या है, ये डिवाइड का है। कह रहा है क्वेश्चन 42 बी 6p 4t 3m 8 है ना। तो 42 बी क्या है भागा 6, टी कितना है गुना 4, टी है माइनस 3, एम क्या है प्लस 8। क्या हो जाएगा 6 7 42 कटेगा और 7 चुका 28, 28 माइनस 3 प्लस 8, 28 8 36 माइनस 3 क्या हो जाएगा 33। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 33। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है एक मिश्र धातु में चांदी की मात्रा 35% है। एक मिश्र धातु है जिसमें चांदी की मात्रा क्या है 35% है। यदि मिश्र धातु की समान मात्रा में 119 ग्राम चांदी हो, मिश्र धातु की समान मात्रा में 119 ग्राम चांदी हो, तो देखिए किसी भी चीज़ को यदि हम परसेंटेज में माने तो किसी भी चीज़ को हम लोग क्या मानते हैं 100% मानते हैं, 100% मानते हैं ना। तो जब कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 35% चांदी है, 35% क्या है ये चांदी है, तो कोई अदर यानी अन्य चीज़ जो होगा ये कितना होगा, जब टोटल 100% होता है तो ये 35% तो ये कितना होगा, ये 65% होगा, 65% होगा। ठीक ना। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मिश्र धातु की समान मात्रा में 119 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी होगी। यानी कह रहा है कि मिश्र धातु में 119 ग्राम चांदी है, तो 119 ग्राम क्या है, ये हमारा चांदी है, 119 ग्राम चांदी है। तो ये चांदी यदि किसी मिश्र धातु में कितना है, तो कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 35% है ना। तो कह रहा है अब क्वेश्चन हमसे आगे पूछ रहा है कि अन्य मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है। अन्य मतलब क्या 65%, तो 35% बराबर 119, तो 65% बराबर कितना, 65% बराबर कितना, तो 35 काटेंगे 7 से कटेगा, 7 से 7 बचे 35, 7 × 7 7 7 49, 5 से कटेगा 13 बार में है ना, 17 से 51 बचा 5, 17 एकम 17 और 5 22, यानी 221 ग्राम जो है ये अन्य तत्व उसमें शामिल है, किसमें मिश्र धातु में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है के एल एम और एन 4 प्रकार की समान राशियाँ हैं। के एल एम और एन 4 प्रकार की समान राशियाँ है ना, और उसका अनुपात दिए हुआ है के अनुपात एल, एल अनुपात एम, एम अनुपात एन है ना। क्या है के एल है 3:4, एल एम है 8:9 और एम एन कितना है 15:16, 15:16। कह रहा है के अनुपात एन का मान निकालिए। देखिए इसको बैलेंस करने का बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारा तरीका होता है ना, जिसमें एक देखिए कैसे होता है। यहाँ देखिए तो यहाँ एम अलग अलग है, यहाँ एम 9 है, यहाँ एम 15 है, जबकि यदि हमको क्या लिखना होगा, क्या के अनुपात एल अनुपात एम अनुपात एन यदि लिखना हो तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एम की जगह पर क्या लिखेंगे 9 की 15, पता नहीं। तो इसको इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इसको हम लोग 45 बना सकते हैं, सबसे छोटा गुणज जो दोनों का बराबर हो जाए। तो इसको क्या कर सकते हैं 45 बना सकते हैं और इसको भी 45 बना सकते हैं। तो गुना करना होगा कितने से, इसमें 3 से और इसमें 5 से, तो इसमें 30 गुना करते हैं। और रेशियो का एक रूल होता है कि किसी भी रेशियो में यदि गुना करते हैं तो रेशियो में जितनी भी माने हैं सब में वो से गुना होता है। यानी रेशियो में जो किसी एक रेशियो में जो बदलाव करना होगा वो बदलाव हर एक रेशियो में करना होगा है ना। तो 15 तिया 45 इसको हम कर सकते हैं, 15 तिया 45, 16 तिया 48, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 5 से गुना करेंगे, गुने 5, तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 8 × 5 = 40। जब यहाँ 40 हो गया तब यहाँ देखिए यहाँ L 4 है और यहाँ L कितना हो गया 40। तो इसको यदि 10 से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 10 तिया 30। अब यहाँ से हमारे पास क्या निकला, K निकला 30, L निकला 40, M निकला कितना 45 और N 48 है ना। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि K अनुपात N बताइए, K अनुपात N बताइए। तो 30:48, 30:48 काटेंगे 15:24। तो आपका सही आंसर क्या होगा, इसको 3 से और काट सकते हैं, 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, यानी 5:8। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
इसको बैलेंस करने का एक और तरीका है जो हम बताते हैं। यदि पहला और लास्ट वाला का आपसे डायरेक्ट पूछे कि पहला यानी जैसे में k अनुपात n पूछ रहा है हमसे, यानी पहला और लास्ट का अनुपात हमसे पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, सबको बट्टा में लेके डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 3/4 गुने 8/9 गुने 15/16 है ना। तो 4 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 5 15, 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से 2 8 16, क्या आ गया 5 अनुपात 8। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि 10% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले कितने लोग थे। इसको हम लोग ये भी बना सकते हैं, जैसे में सिर्फ ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिर्फ फेल का परसेंटेज दिया हुआ है फेल का, और हमसे पास पूछ रहा है। तो फेल बराबर क्या होता है, टोटल फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, फेल प्लस फेल माइनस फेल। अब पूछिएगा कि ये क्या है, तो एक विषय में यानी 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण रहे, तो 40 लिखेंगे यहाँ, प्लस दूसरा विषय में तो ये 30% अंग्रेजी में, तो 30% यहाँ हो गया, और दोनों में जो रहेगा वो लास्ट वाला में लिखेंगे। तो दोनों में कितना है 10%, तो दोनों में 10% है, तो 40 30 70, 70 में से 10 जाएगा तो 60, यानी 60% परीक्षार्थी कितना है, टोटल परीक्षार्थी फेल जो हुए वो 60% है। तो हमसे पूछा है कितने परीक्षार्थी जो हैं ये पास हुए, तो पास कितने हो गए, पास हो गए 100 में से 60 जैसा लगाएगा तो आपका 40% तो टोटल विद्यार्थी हैं जो पास कर गए परीक्षा को, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9/8, 15/16 और 27/40 का एलसीएम बताना है। 9/8, 15/16 और 27/40, इसका क्या बताना है हमें, एलसीएम बताना है। एलसीएम, जब भिन्न का एलसीएम हमसे पूछा जाता है, भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाए, तो जो चीज़ पूछा जाए ना ऊपर वाले का वो निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि दो चीज़ ही होता है, एक एलसीएम और एक एचसीएफ। यदि एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ, और यदि एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम। यानी जो चीज़ पूछा जाएगा ऊपर वाले का वो निकालेंगे और जो बचा वो नीचे वाले का निकाल देंगे। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एलसीएम बताएं, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा, 9, 15 और 27। इसका एलसीएम कितना होगा, 3 से 3 3 9, 3 5 15, 3 9 27, 3 से कटेगा एक बार में, 5 3 3 9, यानी 5 3 15 3 45 3 135। तो आपका एलसीएम आ गया 135। अब एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। तो सबको काटने वाली कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, 8 है, तो 8 आपका एचसीएफ हो गया। हमसे ऑप्शन नंबर देखते हैं, 8 से इसको करते हैं, सब फ्रैक्शन में दिए हुआ है, तो करते हैं 8 से 135/80, 135, 16.7/8, 33.3/4 काटते हैं। 8 से 8 एकम 8, 8 5 13 55 हो गया, 55 हो गया, तो 8 6 48 और 7/8, 16.7/8। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।